स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री 12 का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। जैसे कि आप जानते हैं, सॉलिड इज वन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। और आप ये जानते हैं कि 11वीं क्लास के पहले चैप्टर की पहली लाइन, केमिस्ट्री डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर। एंड यू नो, मैटर a thing which has mass and occupies space। और ये भी पता है कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के तहत मैटर के 3 क्लासेस है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हम 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कवर फॉलोइंग टॉपिक्स। फर्स्ट, we will focus on characteristics of solid state. उसके बाद types of solids. Third, isomorphism and polymorphism. और last, types of crystalline solids. देखो ध्यान से सुनो, ये types of solid है और ये types of crystalline solids है। ओके बच्चों? Now we will focus the first topic of today's video. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। आपने कई बार ये सुना कि सॉलिड को डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है, लेकिन क्यों? कभी जाना? अच्छा चलो ठीक है, मैटर के 3 स्टेट है, किस आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड्स में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, ये इंटर मतलब किसी दो के बीच। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिकल? पार्टिकल का मतलब बच्चों, स्मॉल पोर्शन ऑफ अ मैटर विच एस्क्राइब सेवरल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस लाइक मास, वॉल्यूम, डेंसिटी। तो अब ये जो पार्टिकल है, अब इसको भी आप और छोटा करते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल which decides properties of solid। आज के बाद उसको हम कहेंगे constituent particle। यानी ऐसा समझो कि जिससे सॉलिड बना है, हिंदी में इसके घटक कहते हैं, constituent। तो constituent particle ये वर्ड पूरे चैप्टर में कई बार आएगा। तो आज के बाद बच्चों याद रखो, मैं constituent particle को बोलूंगा सीपी और आप समझ जाना। तो सॉलिड्स में सीपी जो रहते हैं, दे आर हेल्ड टाइटली। क्यों? बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू विच द पोजीशन ऑफ सीपी इज फिक्स्ड एंड हेंस देयर इज नो फ्री मोशन ऑफ सीपी। मतलब अमंग सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है। इन 4 कारणों की वजह से सॉलिड्स बिकम रिजिड एंड नॉन कॉम्प्रेसिबल, और इन 5 कारणों की वजह से सॉलिड्स को मिलता है डेफिनेट शेप। समझा? अब इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, हेल्ड टाइटली, पोजीशन फिक्स, इसके वजह से उनके बीच का डिस्टेंस सबसे कम, एंड एवरेज सेपरेशन इज फिक्स्ड, देयरफॉर सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। आप ये पूरे 7 पॉइंट्स लिख लेना वीडियो पॉज करके, मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। अब साइंटिस्ट लोगों ने सॉलिड्स की डिटेल स्टडी किया। अब डिटेल स्टडी करने के बाद मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स में ऐसा पता चला कि ये जो सीपी है, इनकी पोजीशन और इनकी अरेंजमेंट बहुत ही खास और स्पेसिफिक है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे कुछ 2 सीपी बनाए, यहाँ पे एक सब्सटेंस लिया, मान के चलो सोडियम क्लोराइड। तो ये जो बड़ा वाला रहेगा ये क्लोराइड है और ये छोटा वाला जो रहेगा वो सोडियम है। तो अरेंजमेंट जो रहती है वो रहती है 3D। अब ये थोड़ा सा 3D पे फोकस करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय 3D? 3D का मतलब है जैसा एक पॉइंट है, तो आप ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। ये हो गया ऊपर नीचे। अब आप आजू बाजू में जा सकते हैं, ये हो गया 2D। इसी तरह ये बाहर आएगा और ये बोर्ड के पीछे जाएगा, मतलब ये हो गया आजू बाजू, ये हो गया ऊपर नीचे और ये हो गया आगे पीछे। तो 3D स्पेस में तीनों डायमेंशन में इनकी अरेंजमेंट सीपी की
एकदम स्पेसिफिक रहती है। कोई बुक कहेगी डेफिनेट, कोई बुक कहेगी इरेगुलर, और कोई बुक कहेगी ऑर्डरली अरेंज। तो स्टेट बोर्ड के बुक में लिखा हुआ है स्पेसिफिक रेगुलर अरेंजमेंट, और ये जो अरेंजमेंट है तीन डायमेंशन में ये बार बार रिपीट होती है, रिपीटेटिव अरेंजमेंट, उसको हम पीरियोडिक कहते हैं। तो 3 डायमेंशनल रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ सीपी इन द स्पेस, इसको हमने नाम दिया क्रिस्टल। और जिन सभी सॉलिड्स में इस टाइप के क्रिस्टल पाए गए उनको हमने नाम दिया क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो मेजॉरिटी ऑफ सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो आपके मन में आएगा कि ऐसे भी कोई सॉलिड्स रहते हैं जो क्रिस्टलाइन नहीं रहते। हाँ, इसीलिए याद करो आज का सेकंड टॉपिक था types of solid. So depending on arrangement of CP in the space, there are 2 types of solid. एक का नाम है amorphous और दूसरे का नाम है crystalline. उसके पहले एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ। क्रिस्टल जो है, ये जो 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट है, ये बार बार रिपीट होकर ऐसे लंबे एरेज मिलते हैं, उसको कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। और एक नाम है स्पेस लैटिस। ये जो वर्ड है क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस, ये इस चैप्टर की आत्मा है। ये पूरे चैप्टर में यही आएगा। अगर ये मीनिंग छूट गया तो समझ लेना कि आपका चैप्टर गया। ओके बेटा, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आया है। डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड amorphous solid. It is a very favorite question for the examiners. So now let's see what are the difference between them. क्रिस्टलाइन सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की 3 डायमेंशन में रेगुलर अरेंजमेंट होती है, और ये जो अरेंजमेंट है इट एक्सटेंड्स ओवर अ लॉन्ग रेंज, मतलब दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो आप ये समझो कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की रेगुलर अरेंजमेंट होती है, रिपीटेटिव अरेंजमेंट होती है और लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है, तो उस सॉलिड को क्रिस्टल कहते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की ये पेक्यूलरिटी हुई। अब ऐसे कुछ सॉलिड्स है जिसमें ये नहीं पाया जाता। आप तो मतलब चौंक गए होंगे। हाँ, कुछ एग्जांपल सुनो। ग्लास, प्लास्टिक, टार, कोल टार, रबर और भी कुछ है। इन लोगों में दिखने में तो ये सॉलिड है, लेकिन इनमें जो पार्टिकल होते हैं इनकी अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होती। एंड नेचुरली अगर कहीं पे थोड़ी अरेंजमेंट रेगुलर हुई तो वो लंबे समय तक पीरियोडिक नहीं रहती, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो ये जो टर्म है ये एग्जैक्टली क्रिस्टल के अपोजिट है, लेकिन दिखने में तो ये सॉलिड है। तो इनको बोला जाता है सॉलिड और नाम पड़ा amorphous सॉलिड। तो फिर आप बोलेंगे सर नाम सॉलिड क्यों पड़ा? तो ये एक्चुअली सूडो सॉलिड है, ये रियल सॉलिड नहीं है। क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रियल सॉलिड। तो बच्चों याद रखना, आज के बाद जब भी जिंदगी में आप सॉलिड सुनो तो वो हमेशा क्रिस्टल ही होगा। तो amorphous सॉलिड जो रहता है वो एक्चुअली सॉलिड ही नहीं है, वो सॉलिड और लिक्विड की बीच की अवस्था है। तो हम कह सकते हैं इट इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड बट नॉट अ रियल सॉलिड। तो इस चैप्टर में आज के बाद amorphous सॉलिड हम नहीं पढ़ेंगे। हमारा टोटल फोकस होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड पे और उसके रेगुलर रिपीटेटिव अरेंजमेंट पे, विच आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर, जिसे कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। इस चैप्टर की आत्मा। अब इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स्ड होता है और शार्प, और amorphous सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प और फिक्स्ड नहीं होता। अब आपको पता है कि सॉलिड जब मेल्ट होता है तो नेचुरली वो हीट एब्जॉर्ब करता है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके वो सॉलिड लिक्विड में टर्न होता है, कन्वर्ट होता है। सो व्हेन इन सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड, उसको कहते हैं फ्यूजन। ये आपने 11th में पढ़ा। अब ये फ्यूजन के लिए वो हीट एब्जॉर्ब करता है, तो हीट एब्जॉर्ब by 1 mole of any solid is called as enthalpy of fusion। ये आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा ही होगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में थर्मोडायनामिक्स 11th में है, यू नो वेरी वेल।
तो जब इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प है तो नेचुरली एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी शार्प होगा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है मतलब इट मेल्ट्स ओवर अ लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसको समझ लेते हैं। जैसे मान के चलो एक सॉलिड का टेम्परेचर 100 डिग्री है सेल्सियस, तो ये शार्प इस टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा, और ये मान के चलो 98 डिग्री से लेके 101 डिग्री सेल्सियस तक उस रेंज में मेल्ट होते रहेगा। तो इसका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन फिक्स्ड नहीं है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट, प्लीज फोकस योर अटेंशन। और एक और खास चीज मैं बताऊंगा आपको। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 3D अरेंजमेंट बताई, तो जिसमें ये हो गया आपका 1 डायमेंशन, ये हो गया आपका 2 डायमेंशन, और ऐसे ही बाहर और पीछे आएगा 3 डायमेंशन। तो मान के चलो एक मैंने सॉलिड ले लिया, अब मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड लेता हूं तो उसमें रेगुलर और पीरियोडिक अरेंजमेंट है। अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज उदाहरण ले लेते, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह। अब इनको हम मेजर करते हैं। अगर मैंने इस डायरेक्शन में मेजर किया, देखो मान के चलो A to B, तो उसकी वैल्यू कुछ सर्टेन वैल्यू आई, लेट इट बी x। अब मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया, अब मैंने लिया C to D, तो अरेंजमेंट चेंज, प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज, और अरेंजमेंट चेंज करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं। अब मैंने इधर ले लिया, अब आप खुद ही देखो, तो इसमें यहाँ पे पूरे रेड डॉट आ रहे थे, यहाँ पे पूरे ब्लैक डॉट आ रहे थे, यहाँ पे अल्टरनेट ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक। तो डायरेक्शन चेंज, अरेंजमेंट चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मैग्नीट्यूड चेंज। अगर कोई सॉलिड ये प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है तो उसे कहते हैं अनआइसोट्रॉपी। अब ये मैं जो बोल रहा हूँ अनआइसोट्रॉपी, अब आप बिलीव नहीं करेंगे भाई, ये वर्ड CBSE में 9th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर मैटर्स अराउंड एस में लिया है, तो आपने ये तो सब पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अनआइसोट्रॉपिक। अब एमॉर्फस में रैंडम अरेंजमेंट है, ऐसा कोई पैटर्न ही नहीं है। सो यू मेजर ऑल दिस फिजिकल प्रॉपर्टीज फ्रॉम एनी डायरेक्शन, you will get same magnitude, same value, मतलब they are not anisotropic। तो ये कहलाए आइसोट्रॉपिक। दिस इज अ मेजर डिफरेंस। तो बच्चों बोर्ड में ये क्वेश्चन कई बार आया, और इसके अलावा डिफाइन अनआइसोट्रॉपिक सॉलिड, एक्सप्लेन, ऐसे कई क्वेश्चन आए। इवन इन जेईई एंड नीट वी फाउंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, यू कैन राइट ऑल दिस पॉइंट्स। और एक चीज, ये जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ ये अपने थर्ड पॉइंट की ओर लेके जाएगी। अब ध्यान देना, थर्ड पॉइंट की तरफ जा रहे धीरे से। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड कब बनता है और एमॉर्फस सॉलिड कब बनता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड कब बनता है? व्हेन द लिक्विड इज प्रॉपरली कूल्ड अंडर प्रॉपर कंडीशंस, और इसमें व्हेन लिक्विड इज कूल्ड सडनली। अब ये जो मैंने बोला प्रॉपर कंडीशन, अगर मैंने कंडीशन को मेंटेन किया, अलग अलग कंडीशन में मुझे अलग अलग टाइप के क्रिस्टल मिलते हैं, मतलब अलग अलग टाइप की अरेंजमेंट मिलती है। तो ये जो मैंने नाम दिया अलग अलग अरेंजमेंट, इससे अब हम पढ़ेंगे नई टर्म्स, आइसोमॉर्फिक सॉलिड और पॉलीमॉर्फिक सॉलिड। ओके, तो अब हम देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड अलग अलग कंडीशन में किस टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाता है। तो एक का नाम है आइसोमॉर्फिक सॉलिड और दूसरे का नाम है पॉलीमॉर्फिक सॉलिड। आइसोमॉर्फिक सॉलिड्स में क्या होता है? डिफरेंट सब्सटेंस हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर मीनिंग दे हैव सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ Cp in 3D, मतलब उनका केमिकल कंपोजिशन अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा, लेकिन अरेंजमेंट उन दोनों की सेम रहेगी। तो ऐसे सॉलिड्स को हम कहते हैं दे आर आइसोमॉर्फिक इन नेचर एंड फिनोमेना इज नोन एज आइसोमॉर्फिज्म। जबकि इसके एग्जांपल पहले देख लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं सोडियम फ्लोराइड
और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये दो डिफरेंट सब्सटेंस है, इनका केमिकल कंपोजिशन अलग है, दोनों में एक एक एलिमेंट है और इनका एटॉमिक रेशियो है 1:1 1:1। सेकेंड एग्जांपल है NaNO3 एंड CaCO3, सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट। सोडियम एक एटम, एक एलिमेंट, नाइट्रोजन एक और ऑक्सीजन एलिमेंट के 3, कैल्शियम एलिमेंट का एक एटम, कार्बन एलिमेंट का एक एटम, ऑक्सीजन एलिमेंट के 3, तो दोनों में 1:1:3 और 1:1:3, so they have chemical composition having same atomic ratio। तो ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं आइसोमॉर्फिक सॉलिड्स एंड फिनोमिना आइसोमॉर्फिज्म। अब हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिक। अब इसमें एक ही सब्सटेंस, सेम सिंगल सब्सटेंस, इट एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब 2 और मोर डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं सिलिका, केमिकली SiO2। अब अलग अलग कंडीशन में इनके 3 अलग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एक का नाम रखा अल्फा क्वार्ट्ज, दूसरे का नाम रखा बीटा क्वार्ट्ज और तीसरे का नाम है क्रिस्टोबलाइट। सब्सटेंस केमिकली एक SiO2, क्रिस्टल स्ट्रक्चर 3। अब यही पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिक सॉलिड अगर एलिमेंट में पाया जाता है, पॉइंट टू बी नोटेड, यह कंपाउंड था, अब मैं आ गया एलिमेंट पे। एलिमेंट और कंपाउंड में बेसिक डिफरेंस ये है कि कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स और एलिमेंट ऑलवेज कंटेन ओनली 1 टाइप ऑफ आइटम्स। उदाहरण समझ लेते हैं, जैसे उदाहरण आ गया कार्बन, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन। तो ये जितने भी मैंने नाम लिए इसमें एक ही टाइप के एटम पाए जाएंगे। और जैसे मैंने वाटर बोला तो उसमें 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सिलिका, उसमें 2 एलिमेंट के अलग अलग एटम्स है। अब अगर पॉलीमॉर्फिज्म एलिमेंट में अगर पाई जाती है तो हम उसे कहते हैं एलोट्रॉपी। एग्जाम्पल कार्बन, एवरीबडी नोज, आपने बचपन से सुना है। एक है डायमंड और एक है ग्रेफाइट, दिस 2 आर द क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन। तो हम कहते हैं दे आर एलोट्रॉप्स ऑफ ईच अदर, मतलब दे आर पॉलीमॉर्फिक सॉलिड, एलिमेंट का है करके एलोट्रॉप्स ऑफ ईच अदर एंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एलोट्रॉपी। और एक नया एलोट्रॉप है फ्यूलेरीन, ये 9-10 में आपने पढ़ा होगा। तो ये जो 3 अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर है एक ही एलिमेंट के, आर एलोट्रॉप्स ऑफ ईच अदर। तो ये हो गया पॉलीमॉर्फिज्म और ये हो गया आइसोमॉर्फिज्म। ओके बच्चों, सो डियर स्टूडेंट्स, the last topic of today's lecture is classification of crystalline solid। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड के भी और टाइप है। तो ये किस आधार पे है? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन सीपी। मतलब पहले ये देखेंगे कि सॉलिड में कौन से सीपी है, किस टाइप के, और उन सीपी के बीच में किस तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। On this basis, crystalline solid, mind it well, are of 4 types। देखो, पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा है आयोनिक सॉलिड, तीसरा है मेटालिक सॉलिड और चौथा है कोवैलेंट सॉलिड। नाम से शायद आपको ना समझे, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं आइस, H2O सॉलिड, तो हम इसे कहते हैं आइस, या आयोडीन, दैट इज अ सॉलिड। अब इसमें जो सबसे छोटा लास्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो रहेगा वो रहेगा मॉलिक्यूल। अब लेते हैं आयोनिक सॉलिड, एग्जांपल नमक, NaCl, देश का नमक, टाटा नमक। इसको आप अच्छी तरह जानते हैं, पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये आयंस देता है, कैटायंस और अनायंस। तो इसका जो सबसे छोटा पार्टिकल है दैट इज Cp, वो है आयंस, कैटायंस और अनायंस। अब लेते हैं मेटालिक सॉलिड, एग्जांपल लेते हैं
कॉपर, गोल्ड, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। अब इनमें जो सबसे जो छोटा पार्ट होता है वो रहते हैं मेटल आयंस। अब ये मेटल आयंस कैसे रहते हैं? दे आर एट अ फिक्स्ड लोकेशन इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये आपने पढ़ा होगा लॉरेंट्ज मॉडल 11th में केमिकल बॉन्डिंग में। तो इसको आपने 11th में नाम देखा होगा केर्नेल। तो केर्नेल में सबसे जो छोटा पार्ट है वो है मेटल आयंस। अब देखते हैं कोवैलेंट सॉलिड। तो बेस्ट एग्जांपल इज डायमंड या ग्रेफाइट। इनमें जो सबसे छोटा पार्ट होता है दैट इज सीपी, वो है एटम्स। तो आपने देखा कि डायमंड में सीपी एटम है, कोई भी मेटल में सीपी मेटल आयन है एट अ फिक्स्ड लोकेशन इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। आयनिक सॉलिड में सीपी आयंस है, और ऐसे जो कंपाउंड्स है उनमें सीपी मॉलिक्यूल्स है। अब सीपी को और एक नाम है लैटिस पॉइंट, मतलब द पोजीशन ऑक्युपाइड इन अ लैटिस इज कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिससे वो सॉलिड बना है। तो सॉलिड किस किस से बनते हैं एक बार और फिर फोकस कर लेते हैं, मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम्स। अब इनके बीच में किस टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस आधार पे ऑल दी सॉलिड्स आर क्लासिफाइड। अब पहला देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इनमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये मॉलिक्यूल किस टाइप के हैं, ये इनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिसाइड करेंगे, और वो भी आपने 11th में स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा हुआ है। अगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो उनके बीच में रहता है लंडन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस। अगर मॉलिक्यूल पोलर है, एग्जांपल HCl, ये मॉलिक्यूल है, इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड दो अलग अलग एलिमेंट के बीच में जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये हो गया पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे मॉलिक्यूल ओवरऑल इट इज पोलर। तो पोलर मॉलिक्यूल में क्या रहते हैं, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। अब डायपोल डायपोल में स्ट्रॉन्ग अगर अट्रैक्शन है तो उसमें एक स्पेशल केस है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। एग्जांपल H2O सॉलिड, अमोनिया सॉलिड। तो ये तीनों जो है, और एक रहता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, उसमें रहता है पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच। ये चारों टाइप के फोर्सेस constitute van der Waals force of attraction which you have studied in 11th standard in states of matter। अब तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनमें सबसे कमजोर रहता है डिस्पर्शन फोर्स। तो इनकी जो फिजिकल स्टेट रहती है वेरी सॉफ्ट, आयोडीन इज वेरी सॉफ्ट सॉलिड, और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा बहुत कम। जैसे ये बेंजीन है, एट रूम टेम्परेचर इट एग्जिस्ट एज ए लिक्विड। अब ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो नेचुरली ये वेरी सॉफ्ट नहीं रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे। HCl रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, हम इसको कूल करके सॉलिड करेंगे तो नेचुरली इनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है, वेरी लो। अब हाइड्रोजन बॉन्डेड अब मैंने ले लिया आइस का, वैसे वो सॉफ्ट है और मेल्टिंग पॉइंट आपको मालूम है 0 डिग्री, तो मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लो। अब और एक प्रॉपर्टी हम देखेंगे दैट इज कंडक्टिविटी। ये सभी के सभी नॉन कंडक्टिंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये कई बार नीट में जेई में आ चुका है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम्पल में क्वेश्चन में वो लोग ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे और आपको पूछेंगे किस टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अमंग एलपी, अमंग सीपी, या ऐसे पूछेंगे टेल द नेचर ऑफ सीपी इन HCl, टेल द टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ अमोनिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। ये हुआ आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। माइंड इट वेल, इट इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम सेकंड लेते हैं आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं आयंस, लेकिन कौन से आयंस, कैटायंस और
anions, पॉजिटिव और नेगेटिव. So the total charge is balanced, मतलब इक्वल. अब पॉजिटिव नेगेटिव में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है उसका नाम है कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड इट इज नॉन डायरेक्शनल एंड हैविंग लॉन्ग रेंज. एग्जांपल देख लेते हैं. NaCl सोडियम और क्लोराइड के बीच में रहता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड कूलम्बिक फोर्स. वैसे ZnS कैल्शियम फ्लोराइड, ये सभी एग्जांपल अपने 12th में नीट और जेई में बड़े काम के हैं. अब ये सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, तो नेचुरली ये these solids are very hard and brittle, melting point very high. आज तक एक भी आयनिक सॉलिड गैसियस स्टेट में नहीं पाया गया एट रूम टेम्परेचर, और रेयरली इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. मतलब इनकी वोलेटिलिटी बहुत ही कम है. दे आर नॉन वोलेटाइल एंड मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए इंपॉर्टेंट, और आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा. अगर मैंने कोई भी आयनिक क्रिस्टल सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में लिया तो इट इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर. ये क्वेश्चन आता है NaCl, वहां पे लिखा रहेगा सॉलिड, तो वो हो गया इंसुलेटर. अब मैंने NaCl लिख दिया मोल्टन, तो वो हो गया कंडक्टर. क्यों भाई? क्योंकि मोल्टन में द आयंस बिकम फ्री टू मूव एंड यू नो द कैरियर ऑफ आयंस एक्ट एज अ कैरियर ऑफ चार्ज, हेंस दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब इन्हीं लोगों को आप पानी में डाल दो, तो आपको पता है जब आप पानी में डालते हैं तो वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट एंड इट इज पोलर, तो ये इनके आयंस को खींच लेता है, तो आयंस जनरेट हो जाते हैं. आपको तो पता है ऐसा सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स आयंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट. सो ऑल आयनिक सॉलिड्स आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स. तो जब हम इनके एक्वियस सॉल्यूशन को लेते हैं तो देयर एक्वियस सॉल्यूशंस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वो आपको कंफ्यूज करेंगे, दे विल गिव सॉलिड. सो व्हेनेवर यू रीड क्वेश्चन आइदर इन स्टेट बोर्ड और इन नीट और इन जेई, बहुत ध्यान से पढ़ना, छोटी छोटी चीज़ों पे ही वो घुमाते हैं. अब थर्ड देखते हैं मेटालिक. मेटालिक सॉलिड्स मतलब सभी मेटल्स. सभी मेटल्स में एक और लिख देता हूँ मैं, मर्क्यूरी. ओके, द ओनली मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड. अब इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, मतलब लैटिस पॉइंट होते हैं, वो रहते हैं मेटल आयंस, और उनकी पोजीशन अपने जगह पे फिक्स्ड रहती है, और वो इलेक्ट्रॉन, उनके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स रहते हैं. और इलेक्ट्रॉन, हमने क्लाउड्स क्यों बोला, आपको अच्छी तरह पता है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि व्हाई मेटल एक्ट एज अ गुड कंडक्टर. क्योंकि मेटल के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं दे आर लूजली हेल्ड. इतने लूजली हेल्ड रहते हैं कि हमारा ये मानना है कि वो अपने एटम का वैलेंस शेल छोड़ देते हैं और दूसरे के घर में चले जाते हैं, तो उसको कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद इन द पर्टिकुलर फील्ड. तो इलेक्ट्रॉन अपने एटम के वैलेंस शेल से चले जाने के बाद पीछे जो बचता है वो मेटल आयन. तो मेटल आयन अपने जगह फिक्स्ड है और इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल है, इसलिए वहां पे लिखना चाहिए डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड. तो जब आप पॉज करके सब लिख लेना बाद में. तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, इलेक्ट्रॉन के समुंदर में मेटल आयन डूबे हुए हैं, ये लॉरेंट्ज के मॉडल ने आपको बताया था. अब ये मेटल आयन पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड निगेटिव है, तो इनके बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन इनका नाम हमने रखा मेटेलिक बॉन्ड. अब ये जो मेटेलिक बॉन्ड के अलग अलग नेचर रहते हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व पे उनकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है. तो दे रेंजेस फ्रॉम सॉफ्ट टू हार्ड. जैसे सोडियम है, कैन बी इजीली कट बाय नाइफ. पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, ये सॉफ्ट सॉलिड्स में आते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है. और मर्क्यूरी को तो आप जानते हैं रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. अब लेकिन कुछ मेटल्स हार्ड रहते हैं, कॉपर, आयरन और भी. मतलब इनका फिजिकल स्टेट जो है इट रेंजेस फ्रॉम सॉफ्ट टू हार्ड और मेल्टिंग पॉइंट रेंजेस फ्रॉम लो टू हाई. अब दे आर गुड कंडक्टर इन सॉलिड due to mobile electron and as well as in molten state.
तो ये याद रखना, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आयोनिक आर इंसुलेट, सॉलिड्स आर insulator in solid state and good conductor in molten and aqueous, लेकिन metallic both in solid as well as in molten state they are good conductor of electricity. लास्ट टॉपिक लेते हैं कोवैलेंट। कोवैलेंट सॉलिड को और एक नाम है नेटवर्क सॉलिड। क्यों, मैं समझाता हूँ। एग्जांपल लेते हैं डायमंड। अब डायमंड में मान के चलो ये कार्बन है, ये कार्बन 4 बॉन्ड तैयार करता है, वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट रहती है। अब ये जो 4 कार्बन है ये वापस दूसरे और 3 कार्बन, एक तो अटैच हो गए, मतलब हर कार्बन 4 कार्बन से अटैच रहता है टेट्राहेड्रली। तो ये जो चेन है ये चलती जाती है कंटिन्यूअस, इसलिए इसका नाम पड़ा नेटवर्क सॉलिड। इसके वजह से इट इज वेरी हार्ड। क्या आप बता सकते हैं द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ? शायद आपको आंसर आ गया होगा, डायमंड। यस, करेक्ट। इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई, नियरली 4000 केल्विन। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिका, क्वार्ट्ज, तो ये जो एग्जांपल्स है ये दे आर वेरी हार्ड। रीजन है नेटवर्क स्ट्रक्चर एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई एंड दे आर एब्सोल्युटली इंसुलेटेड। कारण आपको मालूम है, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, अब ये थोड़ी देर में ये लेक्चर खत्म होगा और उस वक्त मैं आपको एक बहुत शानदार होमवर्क दूंगा। दुनिया जानती है कार्बन इज अ नॉन मेटल। अब कार्बन का ये नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है ग्राफाइट। अब वो मैंने तो बोल दिया वो नेटवर्क है, अब वो नेटवर्क है तो उसका फिजिकल स्टेट हार्ड होना चाहिए, बट इट इज सॉफ्ट। आप सभी लोग पेंसिल यूज करते हैं, आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो व्हाई इट इज सॉफ्ट, ये आपका आज का लेक्चर का पहला होमवर्क। आंसर आपको मिल जाएगा 11th में, आपको पता है, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट में, कार्बन फैमिली में। अच्छा, और मजे की बात, मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत हाई है। आपने लुब्रिकेंट के नाम सुने होंगे, फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए हम लुब्रिकेंट्स डालते हैं, तो जनरली लुब्रिकेंट्स ऑयल रहते हैं, लेकिन इट इज द बेस्ट सॉलिड लुब्रिकेंट, कारण वेरी हाई। तो ये क्वेश्चन आता है व्हाई ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। बहुत ही कॉमन और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। अब ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स इन जनरल इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर, नॉन मेटल होके भी ये कंडक्टिंग है। व्हाई दिस इज सो? ऐसा क्वेश्चन आता है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन डायमंड, नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ग्रेफाइट। आंसर आपको ढूंढ के रखना है, जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा तो आप आंसर के साथ आना। Being non-metal, why it should be non-conductor, but it is good conductor of electricity. Answer lies in structure, and since it is covalent, it should be very hard, but it is soft. Again, answer lies in structure. So, dear student, आज के टॉपिक में हमने आज के लेक्चर में हमने टोटल 4 टॉपिक्स पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ सॉलिड, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, एमॉर्फस में एनसीईआरटी किताब में एक पॉइंट है और वो अक्सर आता है और बच्चे जनरली निगलेक्ट करते या ध्यान नहीं दे पाते। क्वेश्चन ऐसा आता है कि विंडोज़ में जो ग्लास होते हैं आफ्टर सम पीरियड, मे बी 1 year 2 year, व्हाई दे स्टार्ट क्रिएटिंग नॉइस, मतलब खड़कने क्यों लगते हैं, खड़कने की आवाज़ क्यों आती है? तो आंसर है एमॉर्फस इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड, और वो लिक्विड बोला तो लिक्विड हैज प्रॉपर्टी टू फ्लो। तो आपने कांच को फ्रेम में फिट कर दिया, ओवर द पीरियड 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल वो लिक्विड के पार्टिकल्स नीचे की तरफ फ्लो करते हैं। तो जो खिड़की के जो कांच है इट बिकम्स थिकर एट बॉटम पोर्शन और थिनर एट हायर पोर्शन। तो वो पतले हो जाने से वहाँ पे गैप आती है फ्रेम में, तो वो हवा की वजह से खड़कने लगते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इससे ये प्रूव होता है कि एमॉर्फस इज नॉट अ रियल सॉलिड, इट इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। फिर हमने थर्ड टॉपिक में पढ़ा आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म, उसके भी एग्जाम्पल कई क्वेश्चंस आते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट द फोर्थ टॉपिक
This is classification of crystalline solid, molecular, ionic, metallic, twilight. So thank you students. Thank you. All the best. Bye.